Hello everyone, welcome to another audio note with me CA प्रीति अग्रवाल। इन ऑडियो सेशंस में हम सारा सिलेबस CA फाउंडेशन लॉ का सारा सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं इन शॉर्ट ऑडियो सेशंस। अच्छा, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंसिडरेशन का चैप्टर ख़त्म कर लिया था और हम आगे बढ़ेंगे और इस बार डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। ठीक है, ये अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज हम अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करेंगे विच इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट वी हैव ग्रेट कॉम्बोज विद बुक्स एंड पॉडकास्ट। तो हमारा बिजनेस लॉ कॉम्बो है जिसमें आपको बिजनेस लॉ बुक पॉडकास्ट के साथ मिलेगी। तो बुक आप सामने रखो और पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं इसके, आप अनलिमिटेड टाइम्स वो पॉडकास्ट सुन सकते हो। ऐसा ही एक और कॉम्बो है हमारा कंपाइलर विद पॉडकास्ट, जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन बैंक बुक आ जाएगी और थ्योरी हम पॉडकास्ट से सीख लेंगे। सो डू चेक आउट दीज कॉम्बोज ऑन माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. Let's begin today's session with capacity of parties. So capacity to contract means capability, competency of a person to enter into a valid contract. Person must be capable of entering into a contract. According to section 11, only a major person of sound mind and person who is not disqualified from contracting can enter into a valid contract. This is very, very important for exam. Section 11 is very important for exam. You need to remember the section number. Okay. Next, let us discuss these provisions in detail. The first is that only a major person can enter into a valid contract. So in other words, can we say that a minor is incompetent to enter into contract? माइनर इज़ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज प्रोमिस। अगर उसने प्रॉमिस कर भी दिया तो वो कैसे फुलफिल करेगा? ही इज़ इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ प्रॉमिस इम्पोजिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन। इसीलिए हम बोलते हैं दैट एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज़ ऑल टुगेदर वॉइड। सो ओनली अ पर्सन हु हैज़ अटेंड 18 years ऑफ एज कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तब उसमें उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है टू परफॉर्म द प्रॉमिस। बट वॉट इफ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एन एग्रीमेंट विद अ माइनर? अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ माइनर? सी, द बेसिक रूल इज़ that an agreement with minor is altogether void. It is not just void, it is void ab initio, because minor is incapable of giving a promise imposing legal obligation. Even if he makes a promise, he is not capable of fulfilling that promise. Therefore minor cannot be a promiser. And there's a very interesting case law, Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Let us go through the facts because it is important for exam. Now, Dharmodas was a minor. He was a 17-year-old boy. He falsely represents his age and gives his house as mortgage to Brahmdatt, a money lender, for loan amount of 20,000. So, D minor है, Dharmodas minor है. He falsely represents his age and obtains a loan of rupees 20,000 by giving his house as security. लेकिन उसने ब्रह्मदत्त से कहा कि भाई मुझे पूरे 20,000 अभी नहीं चाहिए, तो कुछ कम दे दे, जितनी रिक्वायरमेंट होती दे. So Brahmdatt gave him actually only rupees 8,000. लेकिन धर्मदास बड़ा स्मार्ट निकला. ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन. ही वेंट टू द कोर्ट एंड ही प्रूव्ड दैट आई एम अ माइनर. द मॉर्गेज दैट आई एग्जीक्यूटेड इज़ वॉइड. प्लीज़ कैंसिल द मॉर्गेज. जज ने भी बोला हाँ भाई तू तो माइनर है, यू आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो द मॉर्गेज वॉज कैंसल्ड. ना बेचारा ब्रह्मदत्त वो डर गया. ही सेड कि अरे मेरी मॉर्गेज कैंसिल हो गई, मेरा लोन तो रिटर्न कर लो. आई वुड लाइक टू हैव माई लोन रिटर्न. नाउ इन दिस केस ब्रह्मदत्त फाइल्ड अ केस. लेकिन आपने अगर नाम नोटिस किया होगा, इट इज़ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. That is because Brahmdatt gave the loan and then he died. So his wife Mohri Bibi fought the case. Hence the name is Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Now tell me students, in this case, what do you think? Brahmdatt would have won the case or lost the case? Of course lost the case, because any money given to minor cannot be recovered. It was held that any agreement with minor is absolutely void and bichara Brahmdatt, or in this case Mohri Bibi, was not entitled to recover the loan. So money given to minor cannot be recovered. Minor cannot be promiser, but nothing in the act stops him from being promisee or beneficiary. Minor can enter into contracts which are for his benefit, where he doesn't have to incur any obligation. So minor can be the receiver of benefit. Minor can be a promisee. We can promise to give money to the minor. Now minor sold goods and he is entitled to recover money. What if the other person fails to pay money? Minor can file a case and recover the money from him. A executed a promissory note in favor of a minor
Now the promissory note was in favor of the minor. It means minor was going to get money. That promissory note is valid and it can be enforced in the court. It means minor can file a case. Next, can you tell me, can minor become a partner in a partnership firm? Now, minor is incapable of entering into a contract and partnership is the result of an agreement. So minor cannot be a partner. But yes, I'm sure you are aware of Section 30 of the Indian Partnership Act, where minor can be admitted only for the benefits of partnership. It means minor will not bear the loss. In this case, if all the other partners give their consent to his admission and he's admitted only for the benefits of the firm, then yes, minor can become a partner, but only under these exceptional circumstances. So if a basic question is asked in the exam that can minor become a partner, your answer will be no. Minor cannot become a partner because he is incompetent to contract. However, it means now you are coming to the exceptions. However, under Section 30 of the Indian Partnership Act, minor can be admitted for the benefits of the partnership only with the consent of all other partners. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. माइनर तो हमेशा यही बोल सकता है, भाई मैं तो माइनर हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है. द केस विल ऑलवेज गो इन फेवर ऑफ द माइनर इवन इफ ही हैज़ फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिज एज. माइनर कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग और फ्रॉम प्लीडिंग हिज इन्फेंसी. इट मीन्स माइनर तो हमेशा बोल सकता है कि मैं तो माइनर हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता. केस हमेशा उसके फेवर में ही जाएगा. हाँ, लेकिन अगर वो झूठ बोल के ले रहा है तो फिर तो ये गलत फ़ायदा उठा रहा है ना. देन इन दैट केस हम बोलते हैं कि नहीं, जितना उसके पास पैसा पड़ा है ना, अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं, जितना पड़ा है वो तो रिस्टोर करना ही पड़ेगा. दिस वॉज गिवन अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. ये बाद में आया था जब हमको लगा कि यार माइनर तो ये सब प्रोविजंस के गलत फ़ायदे उठा लेगा. तो हमने बोला ठीक है, आपने 10,000 रुपये दिए थे माइनर को, उसमें से अगर 6,000 रुपये बच गए हैं और आप प्रूव कर सकते हो कि जो उसके पास पैसे पड़े हैं वो आप ही के नोट दिए हुए हैं, आप ही के पैसे पड़े हुए हैं, तो उसमें से जो भी बच गया है वो आप ले सकते हो. बट यू कैन नॉट compel him to give you the entire 10,000, otherwise it will be like enforcing a void contract. One very important provision for exam is ratification on attaining majority is not allowed. Now, what is meaning of ratification? Ratify means to go back and confirm. When you enter into a contract during minority, the contract is void. You cannot convert that void contract into valid contract on attaining majority. ये ratification allowed नहीं है. तो suppose मैंने minor को loan दिया था when he was a minor, अब वो major बन गया तो मैं उससे वो loan recover नहीं कर सकती, because contract entered during minority is void and it will continue to remain void even after he attains majority. अच्छा, उसको अगर आपको मेजॉरिटी के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड हो जाएगा. लेकिन जो माइनॉरिटी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे वो तो वॉइड थे और वो वॉइड ही रहेंगे. यू कैन नॉट गो बैक एंड कन्फर्म. इसका लॉजिक ये है कि रैटिफिकेशन करने के लिए द पर्सन मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ रैटिफिकेशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो दोनों टाइम पे उसको केपेबल होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड रैटिफिकेशन हो पाएगी. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन और जी केस बेस्ड में बहुत पूछा जाता है, दैट इज सेक्शन 68, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर. नाउ व्हाट आर नेसेसरीज? नेसेसरीज बेसिकली इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल, मनी गिवन फॉर मेडिकल और लीगल एडवाइस, प्रोविजन ऑफ हाउस रेंट टू अ माइनर so that he can live and continue his studies. These are necessaries. Now what are necessaries? That depends upon the socio-cultural status of the minor. Now मेरे लिए जो लग्जरी है वो आपके लिए शायद नेसेसरी होगी, तो वी कैन नॉट जनरलाइज. यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि करीना कपूर है, उनका बेटा तो ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो तो कार में ही जाएगा, तो उनके लिए तो कार नेसेसिटी है, बट कार इज स्टिल अ लग्जरी फॉर सो मेनी इंडियंस. सो व्हाट इज़ नेसेसरी एंड व्हाट इज़ अ लग्जरी, उसमें तो उसके स्टेटस पे ही डिपेंड करता है, वो कौन सी सोसाइटी में बॉर्न हुआ है उस पर डिपेंड करेगा ना. नाउ इफ़ यू हैव सप्लाइड नेसेसरीज टू अ माइनर, या फिर आपने उसको पैसे दे दिए कि जा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन के लिए आपने उसको पैसे दे दिए, रिकवरी इज़ पॉसिबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. अरे भाई माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. यू कांट एक्सपेक्ट माइनर टू गिव लेबर इन एक्सचेंज. आप ये नहीं बोल सकते माइनर तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, चल तो मेरे घर पर आके काम कर, मेरी फैक्ट्री में आके काम कर. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गिव लेबर इन एक्सचेंज. और अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर प्लीज़ आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पाओगे, even if the case is for necessaries. Can guardian enter into a contract for minor? Yes, guardian can enter into a contract on behalf of the minor, but only if it is within the scope or authority of the guardian and it is for the minor's benefit. तो guardian के पास ये contract करने की authority होनी चाहिए और वो contract minor के benefit के लिए होना चाहिए. अच्छा, लेकिन the guardian cannot enter into a contract purchasing the property in name of minor. तो वो immovable property नहीं खरीद सकता है in the name of minor. However, sale is possible ओनली इफ इट इज़ ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. अब ये सेल कब होगी? लेट्स से दैट माइनर ने कुछ नेसेसरीज़ खरीदी थी, नेसेसरीज़ के लिए पैसे लिए थे किसी से, तो माइनर की प्रॉपर्टी सेल करके हमको नेसेसरीज़ पे ऑफ करनी है. माइनर की प्रॉपर्टी मतलब उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी जो माइनर को मिली है. तो येस, गार्डियन कैन अरेंज फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी एंड देन पे फॉर द नेसेसरीज़ विच आर गिवन टू द माइनर.
minor as agent, section 184. This can be asked as, now who is an agent? Agent is just a connecting link between the principal and the third party. Who is responsible for the acts of the agent? It is the principal. तो minor can be appointed as an agent क्योंकि वो तो liable होगा ही नहीं, उसका principal will be liable. So that is why law allows the appointment of a minor agent. His principal will be liable for acts of the minor agent. Minor agent की कोई liability ही नहीं है. So law has no objection in a minor being appointed as an agent. Minor will not be personally liable for his acts as an agent. It is a principal who will be responsible. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी एग्जाम्पल पे आएगा, तो एग्जाम्पल ध्यान में देखो, ध्यान से सुनो. X asked a minor agent to sell a watch for not less than 700. बोला 700 से कम में मत बेचना. But minor sold the watch for 400 rupees. Now the sale is valid because you can appoint a minor agent. So sale by minor agent is valid. But he has sold for 400 and we had asked him to sell for at least 700. So can we recover this 300 rupees loss from the minor agent? No. So in this case, sale is valid because appointment of minor as an agent is valid. So sale is valid, sale by minor agent is valid, but we cannot recover that 300 rupees from the minor. So you must be wondering, why will someone appoint minor as his agent when we know that we are not responsible, that we are responsible for acts of the minor and we cannot even recover the loss which is caused by the minor. It may be that we just want to help the minor. Maybe minor is doing this as a summer job and we want to give minor an opportunity and we are okay with him committing mistakes, or we didn't know about law. But there are so many factors which can happen and which may lead us to appointing a minor as an agent. But law बोलता है अगर आपने अपॉइंट कर भी दिया तो सेल तो वैलिड हो जाएगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो जाएंगे, बट प्रिंसिपल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन कंप्लायंस. एंड ऑल्सो अगर माइनर ने कुछ गड़बड़ कर दी तो आप उससे कोई भी लॉस हुआ है वो रिकवर नहीं कर सकते. देन वी हैव माइनर एज इंसॉल्वेंट. कभी सुना है दैट माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी है जब वो पर्सनली लाइबल है ही नहीं, सो ही कैन नेवर बी जज्ड एट एन इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट कौन होता है? वन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट. जब माइनर की कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, जब वो कभी पर्सनली लाइबल है ही नहीं, तो हाउ कैन हिज लाइबिलिटीज बी मोर देन द एसेट? दे कैन बी इक्वल टू हिज एसेट्स बट दे कैन नेवर बी मोर देन एसेट्स. तो वो कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा ही नहीं सकता है. Minor cannot bind a parent or guardian. See, you cannot bind the parent or guardian unless you are acting as an agent of the parent or guardian. तो let's say for example कि आप जाके अपने सोसाइटी की शॉप है वहाँ से चॉकलेट ख़रीद लेते थे या कुछ आपने चिप्स ख़रीद लिए एक्सेट्रा. तो फिर जब आपकी मम्मी आई तो शॉपकीपर बोलते हैं देखो मैडम आपके बेटे ने ये सारी चीज़ें खरीदी है, 500 रुपीज़ का बिल हुआ, आप पे कर दो. तो अपनी मम्मी का बिल किया, मैंने बोला था आपको देने के लिए, क्यों दिया आपने? आपको पता नहीं ये छोटा बच्चा है तो कुछ भी मांगते तो ऐसे ही दे देते आप. तो माइनर ने अगर कोई एक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द गार्डियन, यू कैन नॉट होल्ड द गार्डियन लायबल. ओके, इवन फॉर नेसेसरीज आप उसको लायबल नहीं कर सकते गार्डियन को, अनलेस गार्डियन ने खुद ही बोला. जैसे मम्मी आपको एक दिन लेके गए और बोला देखो अंकल ये मेरे लिए आएगा, कुछ भी लेके जाएगा तो इसके पैसे मैं दे दूँगी. तो आपकी मम्मी ने पहले आपको चाय खरीदने भेज दिया, बोला चाय पत्ती लेके आ, शुगर लेके आ, राइस लेके आ, ब्रेड लेके आ. तो फिर आपको लगा यार मम्मी तो मेरा फ़ायदा उठा रही है. तो पहले तो मम्मी जाके पेमेंट करके आती थी, फिर बाद में आपको लगा यार मम्मी तो मेरा फ़ायदा उठा रही है. फिर आपने एक दिन चिप्स भी ले ली, एक दिन कोला भी ले लिया, एक दिन चॉकलेट भी ले ली. फिर जब हफ्ता ख़त्म हुआ तो फिर शॉपकीपर ने बिल बनाया, बोला देखो मैडम ये सारी चीज़ें. तो मम्मी ने बोला अरे चॉकलेट और चिप्स ये तो मैंने कभी नहीं मंगाए. तो इन दैट केस नाउ कैन शी रिफ्यूज़? नहीं, अभी वो पेमेंट करना रिफ्यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज इनिशियली उन्होंने ही कहा था ना शॉपकीपर से कि मेरा बेटा आएगा उसको जो सब कुछ दे देना. बाय पेइंग द मनी इनिशियली शी हैड ऑल्सो शोन दैट यू आर एक्टिंग एज अ एजेंट एंड दैट शी इज़ गोइंग टू पे फॉर वॉट एवर यू परचेज. तो फिर अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी देन इन दैट केस मॉम विल बी लायबल क्योंकि उन्होंने ही आपको एज एन एजेंट बताया है. सो इन दिस केस पेरेंट्स विल बी लायबल व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज देयर एजेंट. अच्छा, व्हाट अबाउट जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट? अगर माइनर और एडल्ट ने जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी किसके अगेंस्ट केस करेगी? ऑफ कोर्स एडल्ट के अगेंस्ट. यू कैन फाइल केस अगेंस्ट द माइनर. श्योरिटी फॉर द माइनर, अभी ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये ऑडियो नोट में मैं तो श्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट इतना बोल सकती हूँ आपको किसी ने अगर माइनर के लिए गारंटी दी है तो लायबल कौन होगा? माइनर की श्योरिटी. ऑफ कोर्स द श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है माइनर के लिए वो लायबल होगा क्योंकि माइनर को तो आप लायबल कर ही नहीं सकते. तो श्योरिटी मीन्स समवन हु गिव्स गारंटी. तो अगर यहाँ पर यू आर एक्टिंग एज श्योरिटी ऑफ द माइनर देन माइनर तो लायबल है नहीं, यू विल बी लायबल. अच्छा, आपने बिकॉज आपने गारंटी दी थी कि अरे डोंट वरी वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, आपने पेमेंट कर भी दिया अच्छा बंदा बन के, बाद में जाके कैन यू रिकवर दैट मनी फ्रॉम द माइनर? नहीं भाई, आप श्योरिटी के तौर पे दे तो दिए लेकिन आप माइनर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते.
ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस. लास्ट वन हमारा बाकी रह जाता है, कैन माइनर बिकम अ शेयर होल्डर. देखो, यू कैन नॉट अलॉट शेयर्स टू द माइनर. माइनर कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर बाय अलॉटमेंट, बट नथिंग इन द एक्ट स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसफरी और अ बेनिफिशियरी. सो येस, यू मे ट्रांसफर फुल्ली पेड अप शेयर्स इन फेवर ऑफ द माइनर. अगर कोई शेयर होल्डर है, ही डाइज और माइनर ट्रांसमिट कर लेता है शेयर्स, वो चलेगा, बट यू कैन नॉट मेक हिम अ शेयर होल्डर बाय अलॉटमेंट. इफ शेयर्स आर अलॉटेड, देन दैट अलॉटमेंट कैन बी रिसेंडेड, वो वॉइड हो जाएगी. आप वो अलॉटमेंट बाद में जाके कैंसिल कर सकते हो. लेकिन हाँ, माइनर में become the owner by transfer or transmission. Then we have liability for tort. Tort means civil wrong. ठीक है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल से हमको ये प्रोविजन समझ में आएगा. माइनर हायर्ड अ हॉर्स फ्रॉम वाई फॉर हिज ओन राइडिंग. देन माइनर लेंट द हॉर्स टू अ फ्रेंड, और फ्रेंड ने वो हॉर्स को इतना चलाया दैट द हॉर्स डाइड. अब ये केस में माइनर को मैंने उसके फ्रेंड को ये हॉर्स देने की अथॉरिटी नहीं दी थी, तो इस अनऑथराइज एक्ट के लिए माइनर लायबल रहेगा. लेकिन अगर माइनर ने वो हॉर्स हायर किया था फॉर हिज ओन राइडिंग, और उसने खुद ही इतना चलाया दैट द हॉर्स डाइड, ओके, ही वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ ओवर राइडिंग, तो ये केस में हम माइनर को लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऑथराइज्ड एक्ट में रहते हुए ही कुछ गड़बड़ कर दी. सो इन दिस केस माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर टॉट. ओके, तो अगर वो अनऑथराइज्ड एक्ट कर देता है तो वो लायबल रहेगा, लेकिन अगर ऑथराइज्ड एक्ट में उसने कुछ गड़बड़ कर दी, देन ही विल नॉट बी लायबल. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा माइनर से रिलेटेड पार्ट, और इस ऑडियो नोट को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, बिकॉज ऑडियो नोट्स मैंने हमेशा शॉर्ट ही रखे हैं. हमारे शॉर्ट फटाफट कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं, जैसे लाइक एक छोटा सा कैप्सूल होता है ना लॉ का, वैसे. अच्छा, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है, जैसे अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर आपने डिस्क्वालीफाइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसका क्या पोजीशन रहेगी, वो करके हम ये पूरा चैप्टर, जैसे दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जो मेरे यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे. ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ. अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है, कंपाइलर लेना है, लेक्चर्स लेने हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. हमारे रिविजन पॉडकास्ट भी हैं, उसके साथ कॉम्बोज भी बने हुए हैं. वहाँ पर हम सारे सेक्शन नंबर्स पढ़ेंगे इन स्टोरी फॉर्मेट. आपको सारे सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे. अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको सुन के बाय हार्ट कर सकते हो. वहाँ पर मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी, सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसी ऑडियो नोट के जैसे. वो भी आप मल्टीपल टाइम्स सुन सकते हो, ताकि आपको प्रोविजन सारे हैं वो याद हो जाएं. ठीक है, तो डू विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com फॉर टेस्ट सीरीज, बुक्स, लेक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट. नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को और इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे. सो आई विल सी यू देयर.